साथियों, मैं जी.सी. बुंदेला मथुरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने देखा कि 2 दिन से हम लोग पहले प्रकरण जो चल रहा था हमारा वर्ण विचार, उसके अभ्यास प्रश्नों पर व्याख्यात्मक वर्णन किया। अब हम देखते हैं कि इससे के बाद में जो हमारा जो चल रहा है, हमने आपको बीच में जो वीडियोस रोकी थी, उस वीडियो में हमने आपको कारक शुरू कर रखे थे और उस कारक को ही आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि साथियों इस समय आपको पता है कि इस महामारी के दौर के चक्कर में हम लोग घर पर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देख लिया, क्योंकि ये चीज़ आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन आप प्रॉपर पूरी वीडियोस किसी की भी नहीं देख रहे हैं। आप लोग किसी भी वीडियो को देखें, किसी की भी देखें, लेकिन कम से कम पूरी देखें, जिससे आपको यह पता चल जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, हमें कितना मैटर मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा। तो इसलिए साथियों, आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप किसी के भी वीडियो को देखें तो कम से कम पूरा देखें, और तभी आपको पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ाता है, क्या पढ़ा रहा है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम लोग जब तक पूरी नहीं देख पाएंगे तब तक हमें अच्छा बुरा का पता नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, अब अपन शुरू करते हैं। कल जो अपन ने छोड़ा था, कारक हमने छोड़ा कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक की पहचान क्या है, कारक कैसे पहचान करें, और हम उस वाक्य में कारकों को किस प्रकार से निकाल के लाएं। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक शब्द जो आता है या एक एक वाक्य जो आता है, उस वाक्य में एक ही वाक्य में 2-2, 3-3 कारक पूछे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद सेकंड ग्रेड था या हमारा PSI था, उसमें पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में शायद पूछा गया था कि एक ही वाक्य दे दिया और उसमें 2-2 कारकों को दिया गया था, और तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमसे एक ही उत्तर नहीं निकलता, 2-2 कैसे निकालें। उसकी व्याख्यात्मक वर्णन हम लोग कर रहे हैं। हमने कारक आपको बताया, कारक के बारे में हमने कहा कि कारक किसे कहते हैं। तो साथियों, ये हमारा कारक है। हम लोग कारक कहते हैं करने वाले को, अर्थात कारक कहा जाता है करने वाले को। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक 2 शब्दों के योग से बना है। आपको पहले पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, क्री प्लस अक से बना है, और क्री प्लस अक को जोड़ेंगे क्योंकि अक हमारा क्या है, प्रत्यय है, और जब हम इस प्रत्यय को लगाते हैं तो शब्द के प्रारंभ में आए री को हम आर में बदल देते हैं। इस जब री को हम हटाते हैं तो हमारा कै आधा बचता है, आर हम जोड़ देते हैं और ऊपर से अक को जोड़ करके लाते हैं, तो इन दोनों शब्दों से बनता है हमारा कारक। यानी कि आगे जब हम पढ़ेंगे प्रत्यय, उन प्रत्यय में आपको बताया जाएगा कि ये जो प्रत्यय है ये कौन सा। देखिए, अक प्रत्यय निकाल के तो लिया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एचटेट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था ऊनतावाचक तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। यानी ऊनतावाचक, अब तक अपन पढ़ते हैं ये प्रत्यय, ये जुड़ा हुआ है, ये शब्द है, इसमें से प्रत्यय निकाल दिया, लेकिन साथियों मैं बताता हूँ बीच में से जो प्रश्न पूछा जाता है कि ऊनतावाचक प्रत्यय, शायद हो सकता है कि बहुत सौ ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। अब आप लोगों को इस तरीके से पूछना, इसी तरीके से बताना होगा। अब जैसे ये दे दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें कौन सा, देखिए कौन सा और क्या, ये 2 प्रश्न आपके सामने हमेशा आएंगे। कौन सा है, क्या है। तो कौन सा यदि पूछता है तो याद रहे वो भेद पूछता है, और क्या पूछता है तो वो शब्द पूछता है। इसलिए अब हमारे सामने मैंने पूछा कौन सा, तो इसका मतलब ये कौन से में लगता है। तो साथियों, ये लगता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में, तदित भी नहीं है, कृत प्रत्यय में लगता है, इसीलिए हम इसको कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत का मतलब होता है करने वाला। इतना करने के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम कहते हैं कि कारक होते कौन कौन से हैं। पहली बात तो कारक की परिभाषा, तो मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द या क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 ही कारक की विभक्तियां होती हैं। ध्यान रहे, कारक 6 हैं लेकिन संस्कृत में है, हिंदी में हम 8 ही लेके चलेंगे क्योंकि 8 के आधार पर ही हमें वाक्य को निकालना होता है। तो कारक 6 लेकिन 8 हम पढ़ेंगे।
जैसे समास हम बोलते हैं, समास वास्तव में मूल रूप से 4 हैं, लेकिन आरबीएससी की जो किताब है या अपन सीबीएसई की किताब अगर हम लेते हैं तो उनमें हमको 6 मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें 4 ही मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे तो हमें 4 मिलेंगे। जितना हम लोग अंदर तक घुस जाएंगे उतना ही हमें उसका विस्तार पूर्वक वर्णन मिलेगा। तो साथियों ध्यान दें, कारक हम चल रहे हैं, कारक कहते किसको ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इन्हीं कारकों को जानने के लिए 8 विभक्तियां होती हैं। सबसे पहली है कि विभक्ति, तो विभक्ति कौन कौन सी हैं ये मैंने आप लोगों को बताई। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की में पर अधिकरण समान, संबोधन है और ये कारक की पहचान। तो ये था आप लोगों का साथियों कारक, कारकों की विभक्तियां। लेकिन अब बात आती है कि कारक विभक्ति कहते किसको हैं। साथियों ध्यान रहे, संज्ञा व सर्वनाम के जो शब्द हैं, अगर उन शब्दों के बीच में हम कारक विभक्ति, कारक चिन्ह नहीं लगाएं तो हमें उस वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने कहूं कि चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यदि मैं इनमें से कारक विभक्तियां हटा दूं तो चाचा चाची चांदनी चौक चांदी चम्मच चटाई, हमें यही पता नहीं चलेगा कि चाचा ने चटाई, कि चाची ने चटाई, कि चम्मच से चटाई, कि किससे चटाई, कि चांदनी ऊपर चटाई या नीचे चटाई, यानी हमें यही पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमें कारक विभक्तियों का बहुत जरूरी अध्ययन करना होगा। तो साथियों विभक्ति हमने कहा कि संज्ञा व सर्वनाम के संबंध, यानी संज्ञा और सर्वनाम वाले जो शब्द हैं उनको जोड़ने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जिस आकृति के आधार पर चिन्ह जो बनते हैं उनके आधार पर उनका निशान का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं विभक्ति। याद रहे साथियों, विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। याद रहे इन विभक्तियों को हम परसर्ग व कारक चिन्ह भी कहते हैं। याद रहे साथियों, ये चिन्ह आप लोग देख लें, कई बार आप लोगों ने आपकी कॉपियों में हम इस तरीके से देखते हैं। याद रहे ये चिन्ह आपका गलत है। शुद्ध अशुद्ध जब आएगा तो यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा, अब क्या मुझे बता सकते हो कि इस एक चिन्ह को अगर आपके सामने रख दिया जाए तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके सामने, शुद्ध अशुद्ध के तो इतने प्रश्न आते हैं कि आप लोग जो है ये सोचते होंगे कि अब इसमें से उत्तर कहां से निकाले। चिन्ह ये सही है, ये हमारा गलत है। और इसमें कौन सा है, एक तो है वर्ण परिवर्तन, वर्णों का परिवर्तन या वर्ण क्रम परिवर्तन, 2 तरीके से आते हैं, वर्णों का क्रम और वर्ण परिवर्तन। एक तो वर्ण को ही चेंज किया जाए, एक वर्णों को आगे पीछे किया जाए। तो यहां वर्णों को हम आगे पीछे करते वर्ण परिवर्तन के कारण ये आपका गलत हो जाता है। अब आते हैं वापस वहीं विभक्ति पर। विभक्ति कहते किसको हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, इन्हें हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। जितने कारक हैं यानी कि 8 हमारे कारक हैं, तो याद रहे 8 ही हमारी विभक्ति होंगी। और वो मैंने आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले, अब से पहले हम लोग ये पढ़ते आ रहे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, संबोधन यानी कि अधिकरण में पर और संबोधन हे और है, ये है आप लोग की। लेकिन मैंने उसको एक दोहे के रूप में प्रस्तुत किया। बात आती है विभक्ति की। याद रहे विभक्ति 2 प्रकार की, देखो विभक्ति होती कितनी है और विभक्ति कितने प्रकार की होती है। विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं और होती कितनी है, 8। भाई 8 कारक हैं तो 8 ही विभक्ति होंगी। लेकिन विभक्ति कितने प्रकार की है, इसका मतलब भेद पूछ रहा है। तो याद रहे वो भेद आपका 2 होता है। एक होता है संश्लिष्ट और एक होता है विश्लिष्ट। यानी आप लोगों के पास में 2 प्रकार की विभक्तियां हैं, एक संश्लिष्ट विभक्ति है, एक विश्लिष्ट विभक्ति है। अब आते हैं कि संश्लिष्ट किसे कहते हैं और विश्लिष्ट किसे कहते हैं। याद रहे संश्लिष्ट विभक्ति जो होती है वो सर्वनाम प्लस विभक्ति,
यानी कि वे विभक्ति जो सर्वनाम के साथ जुड़ती हैं, सर्वनाम के साथ लगती हैं और दोनों क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, अधिकतर जुड़ी हुई होती हैं ये सब। जैसे उसने, उसको, उससे। ये देखिएगा उस आ रहा है क्या, सर्वनाम, ने क्या आ रहा है, हमारी विभक्ति। इसका मतलब सर्वनाम प्लस विभक्ति जब जुड़ती है तब तो बनती है हमारी संश्लिष्ट, और जब सर्वनाम के साथ आ रही है यहां हमारी होगी कि संज्ञा के साथ क्या जुड़ेगी, विभक्ति। कि संज्ञा के साथ जुड़ने वाली विभक्ति को हम कहते हैं विश्लिष्ट और सर्वनाम के साथ जुड़ने वाली को हम कहते हैं संश्लिष्ट। यहां सर्वनाम के साथ जुड़ी हैं। अब यहां पर देखो, राम ने श्याम को राधा से, देखिएगा यहां सर्वनाम के साथ जुड़ी हुई है, यहां संज्ञा के साथ है, लेकिन यहां जुड़ी हुई है, यहां अलग है। इसका मतलब है कि संश्लिष्ट वे विभक्ति होती हैं जो सर्वनाम के साथ जुड़ती हैं और जुड़कर निकलती है। विश्लिष्ट विभक्ति वो होती है जो संज्ञा के साथ जुड़ती है लेकिन विभक्ति अलग हट करके आती है। ये दो प्रकार की विभक्ति हैं, एक होती है संश्लिष्ट और एक होती है विश्लिष्ट। तो साथियों, ये था हमारा संज्ञा यानी कि आपका कारक, कारक के भेद में, और कारक के भेद के साथ अब आते हैं हम कि एक उदाहरण हम आपके सामने लाते हैं। हमने विभक्ति पढ़ ली, हमने जो है कारक पढ़ लिए, हमने जो है उनके परसर्ग पढ़ लिए। सब कुछ पढ़ने के बाद अब आते हैं, फिर मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। ये हैं आप लोगों की विभक्तियां, ये है आप लोगों के सामने उदाहरण। जैसे अरे श्याम राम ने युद्ध भूमि में हनुमान के साथ लंका से बाहर सीता के लिए धनुष से रावण को मारा। ये एक सेंटेंस है आपके सामने, याद रहे इतना बड़ा सेंटेंस नहीं आएगा, इतना आपको जो आएगा 2 या 3 शब्दों में आएगा। यहाँ हमारे पास में इतना बड़ा सेंटेंस है, हम आपको एक ही सेंटेंस में पूरे में ही, पूरे वाक्य में ही सभी कारकों का प्रयोग करते हुए बताते हैं। अब देखो ये दे दिया आप लोगों के सामने और आप लोगों से पूछ लिया गया कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। पहला प्रश्न, या क्या करेगा, इस वाले शब्द को या इस वाले शब्द को किसी को भी मोटा कर देगा, मोटा काला गहरा कर देगा और आपसे कहेगा कि मोटे काले शब्द में कौन सा कारक है या रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। और साथियों आपको ध्यान रखना होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको रेखांकित करें या कोई आपको मोटा काला गहरा करें। आपको खुद को जज करना होगा कि इसमें कौन सा कारक आया है। चलिए अब मैं आप लोगों के सामने आता हूं कि ये पूरा का पूरा वाक्यांश आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, चाहे वो मोटा काला गहरा करे, चाहे वो आपको रेखांकित करे, अगर नहीं भी किया है तो कैसे हम इसमें कारक निकालेंगे, तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले इस तरीके के वाक्य को आपको देखना होगा कि इस वाक्य में क्रिया कहाँ है। साथियों ध्यान रहे, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। अगर अंग्रेजी का शब्द होगा तो आपका बीच में होगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और हमारा अगर हिंदी का वाक्य होगा तो कर्ता कर्म और क्रिया होती है। तो अर्थात क्रिया हमारी सबसे लास्ट में आई। अब हम सबसे पहले क्रिया को ढूंढ लिया तो क्रिया ये रही हमारे पास।
आपको क्या करना है, क्रिया से कुछ प्रश्न करने हैं और तब जाकर के आपको पता चल जाएगा कि आपके इसमें कौन सा कारक कहां पर आया है। सबसे पहले मारा हमारे पास में आया हुआ है, इस क्रिया से हमें प्रश्न करने हैं, अर्थात आपको इस मारा से पहला प्रश्न करना है, कौन या किसने, तो उत्तर होगा हमारा कर्ता, नंबर 1। दूसरा प्रश्न हम करेंगे क्या, तो याद रहे उत्तर होगा हमारा कर्म। तीसरा हम प्रश्न करें किससे, तो उत्तर होगा हमारा करण या अपादान। चौथा होगा हमारा किसको या किसके लिए, तो उत्तर होगा हमारा संप्रदान। प्रश्न होगा किसका, किसकी और किसके, तो उत्तर होगा हमारा संबंध, अर्थात का की के साथ रा री रे भी आता है, नाने में भी आता है। छठा कहाँ, तो उत्तर होगा हमारा अधिकरण यानी 7। साथियों याद रहे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। याद रहे 8वां जो कारक होता है वो होता है हमारा संबोधन, और संबोधन कारक हमेशा कर्ता से पहले आता है। तो देखिएगा कर्ता यहाँ कौन है और उससे पहले संबोधन है या नहीं। तो हमारा प्रश्न का पहला यानी कि उसके वाक्य का पहला प्रश्न है कि मारा, किसने मारा, तो किसने मारने के बाद हमारा उत्तर निकल के आएगा राम, तो राम हमारा हुआ कर्ता। दूसरा हमने कहा कि कर्ता से पहले हमेशा क्या आएगा, नंबर 8, जिसको हम कहते हैं संप्रदान। याद रहे मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, आपको नंबरिंग ही याद करनी है, नंबर से ही आपको जानना है। नंबर 1 पर कर्ता होता है, नंबर 2 पे कर्म, नंबर 3 पे करण, इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रश्न आता है नंबर 2, क्या मारा भाई उसने, तो क्या का उत्तर आता है, तो उन्होंने मारा था रावण, तो रावण हो गया हमारा नंबर 2, अर्थात आपका कर्म। अब आता है नंबर 3, भाई किससे मारा, प्रश्न है किससे मारा, इसका मतलब वो साधन पूछना चाह रहा है, और जब साधन पूछता है तो उत्तर होता है हमारा करण, तो उसने मारा किससे, धनुष से, तो ये हो गया हमारा नंबर 3। अब आता है भाई किसके लिए मारा, और जिसके लिए काम किया जाता है वो संप्रदान कहलाता है, तो उत्तर आ गया हमारा कौन, सीता, तो ये है हमारा नंबर 4 अर्थात संप्रदान। अब आता है नंबर 5, किससे बाहर हुआ था वो, भाई मारा तो किससे बाहर मारा, लंका से बाहर मारा है, तो बाहर अलग हुआ है, इसलिए यहां अलग होने की स्थिति में नंबर 5 अपादान, क्योंकि अपादान जो होता है वो अलग होने की स्थिति में होता है। नंबर 6 आता है किसको मारा या किसके लिए, जो है हमारा किसके साथ था, भाई मारा किसके साथ था, वो हनुमान के साथ था, तो हनुमान हमारा 6 नंबर है, अर्थात ये हमारा संबंध कारक हुआ। और कहाँ मारा, युद्ध भूमि में, तो ये आपका हो गया नंबर 7। देखिए साथियों आपके सारे 8 के 8 कारक आगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कर्ता आ गया, कर्म आ गया, करण आ गया, संप्रदान आ गया, अपादान आ गया, संबंध आ गया, अधिकरण आ गया और कर्ता, और उसके बाद संबोधन आपका। तो ये था आप लोग का कि अगर मान लीजिएगा हमारे सामने अगर विभक्ति आ रही हो या विभक्ति नहीं भी आई हो तो हम कैसे निकालें कि इसमें कौन सा कारक होगा। तो ये था हमारा कारक निकालने का। अब जैसे इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं, एक सवाल है, भारत भिखारियों को भोजन देता है, ये हमारा एक वाक्य है। अब पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला प्रश्न है आपके सामने, ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। ये आपके ऑप्शन रख दिए मैंने, ए बी सी और डी। भारत भिखारियों को भोजन देता है अर्थात कौन सा कारक है, तो उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहला कोई कर्ता बताएगा, कोई कर्म बताएगा, कोई संप्रदान बताएगा, कोई अपादान बताएगा। साथियों सभी हैं, लेकिन मूल एक उत्तर आना चाहिए। तो ध्यान रखें, जहां देने का भाव होता है वहां पर संप्रदान होता है। इसका मतलब इस वाक्य में संप्रदान कारक है। हाँ, यदि वो अंडरलाइन करके देता कि भारत में कौन सा कारक है, या भोजन में कौन सा कारक है, या भिखारियों में कौन सा कारक है, तो ये सब अलग अलग होते। लेकिन उन्होंने कोई अंडरलाइन नहीं किया, कोई रेखांकित नहीं किया, सीधा प्रश्न किया, भारत भिखारियों को भोजन देता है, इसमें कौन सा कारक है। तो याद रहे, जहां देने का भाव होता है वहां संप्रदान कारक होता है। अब इसी से संबंधित यहां तो हो गया हमारा कौन सा, संप्रदान। अब हम कहते हैं कि इसी से संबंधित कि इसमें फिर प्रश्न कर ले बिना अंडरलाइन किए, यानी कि आपके कोई अंडरलाइन नहीं कर रखी यहां पर, और अब आपसे पूछा जा रहा है पूरे के पूरे वाक्य में कि बताइएगा इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अब रेखांकित भी आया तो सीधी सी बात है, इसमें भी आपका कौन सा होगा, संप्रदान ही होगा, क्योंकि किसके लिए दे रहे हैं, वो भिखारियों को दे रहे हैं, इसलिए हो गया हमारा संप्रदान। लेकिन अब जो प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में, पूरे के पूरे वाक्य की बात कर रहा हूं, भारत भिखारियों को भोजन देता है, इस वाक्य में कर्म कारक का शब्द होगा। यानी पहले पूछा था कि इस पूरे वाक्य में कौन सा कारक है, अब पूछ रहा है कि इस वाक्य में कर्म कारक का शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भिखारियों को, ऑप्शन सी भोजन, और ऑप्शन डी देता है। ये बना दिया वापिस आपके ऑप्शन। आपको पहला प्रश्न जो दिया था उसमें यही पूछा गया था कि भारत भिखारी को भोजन देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब पूछा है कि कर्म कारक का शब्द कौन सा है। तो साथियों आपको पता है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप सबसे पहले अपनी तर्जनी, अपनी उंगलियों को दबाना शुरू करेंगे, शुरू हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये पूछ रहा है कर्म, इसका मतलब कर्म को, हमारे पास विभक्ति कौन सी है, को। और आप लोग क्या करेंगे, कर्ता ने कर्म को, क्यों भारत तो है ही नहीं, भोजन दिख नहीं रहा, को किस में लग रहा है हमारा, भिखारियों में, और भिखारियों को हम कर आएंगे गोला, अंडा गोला। और ऐसे प्रश्न को तो आप बहुत अच्छी तरह से भर के और आओगे, इतना गहरा करके आओगे कि मिटेगा भी नहीं। बाद में फिर चाहे तर्जनी उठाओ, चाहे अनामिका उठाओ और मुखार विंदखंड लाओ, चाहे कहीं भी लाओ, नहीं मिटने वाला। इसलिए सोच समझ करके आपको बताना होगा, यह उत्तर आपका गलत होगा। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था, चाहे अंडरलाइन आए, चाहे गाला गहरा आए, चाहे वो करे या ना करे, कुछ भी नहीं कहे आपसे, आपको सबसे पहले क्रिया ढूंढनी है और क्रिया से आपको प्रश्न करने हैं, आपके उत्तर निकलेगा। ये देता है, क्या पूछ रहा है वो, कर्म। तो साथियों कर्म के लिए हमारे सामने है क्या, देता है क्या, क्या दे रहा है वो, भोजन। इसका मतलब उत्तर आपका सी होगा। ये था आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न। यानी पहला हम इस तरीके से छांटेंगे, अब दूसरा हमने इस तरीके से छांट लिया। अब प्रश्न ये तो था कारक से संबंधित, इसी कारक से संबंधित फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसी तरीके से पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि अब ये तो था कारक का, अब एक वाक्य और दे देते हैं आपको। राम ने कुत्ते को
मारा डंडे से, पहला। दूसरा, राम ने डंडे से कुत्ते को मारा। तीसरा, राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। और चौथा है, मारा राम ने डंडे से कुत्ते को। ये वाक्य दे दिया। देखिए यहां पर हमने छांटा, यहां हमारा प्रश्न दो तरीके से पूछा गया था कि पूरे वाक्य में कौन सा कारक हुआ, और फिर पूछा कर्म कारक का कौन सा होगा। बिना अंडरलाइन के ही आप लोगों ने किया। अब हम पूछ रहे हैं, राम ने कुत्ते को मारा डंडे से, या राम ने डंडे से कुत्ते को मारा, और राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। मारा राम ने डंडे से, तो एक जैसे ही लग रहे। अब आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो साथियों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपकी जो हिंदी है, इस हिंदी में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप लोग जानते हो, लेकिन आप लोग उसको ओवर कर जाते हो, इसलिए आपका गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे। देखिए आपके सामने एक तो 4-4 ऑप्शन वाले आएंगे जिनको सम्मिलित करो। दूसरा प्रश्न आएगा आपका नहीं का। तीसरा प्रश्न आएंगे शुद्ध अशुद्ध के वाक्यों का। और चौथा प्रश्न होगा शुद्ध अशुद्ध शब्दों का। शुद्ध अशुद्ध शब्दों को कैसे छांटें, कैसे हम इसको करें, क्या हम करें, जब जाकर। अब ये आपके सामने दे दिया। देखिए कारक से संबंधित हम बात कर रहे हैं, लेकिन कारक से संबंधित ही हमें इसका उत्तर निकालना होगा। अब हमें बताना होगा इस वाक्य में कौन सा सही है। तो देखिएगा ये आपके सामने है। मैं समझता हूं कि आप लोग तीसरे नंबर को सबसे ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब साथियों तीसरा आप लोग लगाएंगे, लेकिन तीसरा वाला आपका जो है मेरे हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। अगर हम इस तीसरे को करेंगे तो तीसरा हमारा कैसा हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा। अब प्रश्न आपके सामने ये रह जाएगा कि तीसरा कैसे होगा, अर्थात हम कैसे करें तीसरे को। लेकिन साथियों मैं आपको बता देता हूं, तीसरा आपका हो जाएगा गलत। अब गलत ये हो गया तो फिर तो हमारा दूसरा ही आ रहा है कि सब दूसरा क्यों आएगा। भाई राम ने डंडे से कुत्ते को मारा या राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, बात तो एक ही है। ऊपर भी ऐसी है, राम ने कुत्ते को मारा डंडे से, मारा राम ने डंडे से कुत्ते को, बात तो एक ही है। राम मारने वाला है, मरने वाला कुत्ता है, और दे रहे हैं जो डंडा, तो बात तो एक ही है, भाव तो एक ही निकल रहा है। राम निकाल लो चाहे कुत्ता निकाल लो चाहे डंडा निकाल लो, पिटेगा कुत्ता ही, मारेगा राम ही, डंडे से ही पड़ेगा। तो ये अपन उत्तर कुछ भी कर सकते नहीं। अब आप लोग ध्यान दें, जब भी कोई इतना बड़ा सेंटेंस आए और उसको शुद्ध करना है तो याद रहे साथियों, आप लोगों को वाक्य को कैसे शुद्ध करना है और वो वाक्य कैसे शुद्ध होगा। तो वो वाक्य होगा हमारा इस तरीके से, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा जब आप वाक्य पढ़ेंगे। मैं अभी आपको वाक्य पढ़ाऊंगा आगे चल करके कि वाक्य की किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य की संरचना कैसी होती है, कैसे हम उनको निकालते हैं, कौन कौन से वाक्य हैं। तो वाक्य की जो संरचना होती है, याद रहे वाक्य की संरचना यानी कि बनावट, वाक्य की बनावट होती है हमारी कर्ता, कर्म और क्रिया से। ये हमारे वाक्य की संरचना है। जरूरी नहीं है कि कर्म आए, हाँ याद रहे कर्ता और क्रिया तो होगी भाई। कर्ता और क्रिया से के बिना तो का वाक्य बनेगा ही नहीं, साथ में कर्म भी जुड़ जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात कह रहे हैं कि संरचना होती कैसे। याद रहे वाक्य को संरचना करने के लिए आपको एक नंबरिंग याद रखनी है। अभी हमने लिया नंबर 8 नंबर लिया था। कर्ता नंबर 1 पर होता है, क्रिया सबसे लास्ट में है। अगर किसी वाक्य को बनाना होता है तो याद रहे कर्ता के बाद जितनी भी कारक विभक्ति आती हैं वो उल्टे क्रम से चलती हैं। इसका मतलब 1, 7, 6,
5 4 3 2 और उसके बाद में आएगी क्रिया। अभी अभी हमारा जो सेंटेंस बना था राम ने युद्ध भूमि में, वो यही सेंटेंस था। यानी पहले हमारा 8 नंबर आया, फिर 1 नंबर आया, 7 आया, 6 आया, 5 आया, 4 3 2 और उसके बाद क्रिया थी। अब हम देखते हैं इसी क्रम से। देखिए राम 1 नंबर है, राम कर्ता ने, कुत्ता 2 है, फिर क्रिया आ गई और उसके बाद में आपका नंबर 3। इसका मतलब हमारा क्रम वाइज आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, क्रिया आ रही है और करण आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा गलत है। इसके बाद हमारे पास में आ रहा है नंबर तीसरा, मैं दूसरा नहीं बताऊंगा, पहले तीसरा। राम आ रहा है, नंबर 1 है, कुत्ता नंबर 2 है, डंडा नंबर 3 है, क्रिया लास्ट में है। इसका मतलब इनका क्रम बिल्कुल क्रम वाइज आ रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में आ रहे हैं हम, जबकि ये कह रहा है उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में आना चाहिए। तो विपरीत देखो, राम 1 है, डंडा 3 और कुत्ता 2। इसका मतलब 1 के बाद 7 आना चाहिए जो नहीं है, 6 आना चाहिए नहीं है, 5 आना चाहिए नहीं है, 4 आना चाहिए नहीं है, 3 है हमारा, इसके बाद 2 है और उसके बाद में क्रिया। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस जो है अर्थात नंबर दूसरा वाला हमारा सही होगा। ये बाकी और सब गलत होंगे, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए 8 1 7 6 5 4 3 2 होता है। इन दोनों के माध्यम से हम जो है इन कारक से संबंधित वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये था हमारा कारकों का चिन्ह, कारकों की विभक्तियां और कारकों के रूप। अब आते हैं हम कि कारक शुरू जो करते हैं, तो सबसे पहला जो कारक आता है वो है हमारा कर्ता कारक। हाँ, तो हमने देखा कि किस तरीके से वाक्य और वाक्य के आधार पर वाक्य की शुद्धि, यानी कि देखो कारक, मैंने अभी आप तो कल भी परसों भी इससे पहले की वीडियोज में, इन सभी वीडियोज को मैं क्यों इतना लेके चल रहा हूं याद रहे, जब भी आप इन सब चीजों को पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें आपको आएंगी आगे काम। हम इन चीजों को छोड़ जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो है हमारी, इनको हम छोड़ते हैं। हम कारक छोड़ जाते हैं, हम लिंग छोड़ जाते हैं, हम वचन छोड़ जाते हैं, हम वर्ण विचार संज्ञा वगैरह छोड़ जाते हैं। हम उन चीजों को लेते हैं जिन चीजों पर, देखिए जब भी आप वाक्य का शुद्धि करेंगे, आपके वाक्य का शुद्धि में लिंग संबंधी आएगा, वचन संबंधी आएगा, कारक संबंधी आएगा, संधि संबंधी आएगा, समास संबंधी आएगा, उपसर्ग संबंधी आएगा, प्रत्यय संबंधी आएगा, वर्ण परिवर्तन संबंधी आएगा। तो इतने सारे आते हैं, ये सब चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम इनको विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अगली क्लासों को क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रहे, इन सभी क्लासों को, इन सभी टॉपिकों को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कमेंट्स करना होता है, तो आप बताइएगा उस कमेंट्स में कि सर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ हमें क्लियर हुई है, ये चीज़ें नहीं हुई है, हमें दोबारा से बताइएगा जो भी है। और ये चीज़ बता देता हूं मैं आपको, बहुत जल्द लाइव आने वाला हूं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना इस चैनल से जुड़िएगा। और मैं कहता हूं कि यदि आप इस चैनल से जुड़े रहे तो आपकी हिंदी में वो एकदम से बूम आएगा कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें कि हाँ हमें कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या हमें किस तरीके से लग रहा है, और जो है क्लासों से कंपेयर कीजिएगा कि हाँ हमें यहाँ अच्छा मिल रहा है या हमें कम मिल रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी ये लगेगा कि हमें और अच्छे से अच्छे आपको दें। जय हिंद।